रिडक्स स्टोर एक नया Next.js का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टोर करके, और उसके अंदर टाइप्स की हमने लगानी है नहीं लगानी, यस कर लेते हैं, यस लिंट लगाना है या नहीं, डिफ़ॉल्ट वी लाइक टू यूज़। अच्छा, प्रॉब्लम अब ये है कि हमने अभी तक जो कंसेप्ट सीखा है स्टेट का Next.js के अंदर या किसी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, स्टेट हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की, जैसे लेट्स सपोज ये कंपोनेंट है या व्हाटएवर पेज है, इसकी जो स्टेट की हैंडलिंग है वो हम इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ स्टेट करके हुक को यूज़ करके करते हैं। ऐसे ही है ना, उसकी हुक्स बना लेते हैं, उसमें हमारा जो भी इनपुट्स फाइल चीज़ें चेंज होती हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। सही है। अच्छा, ये जो भी डाटा है वो हम यूज़ स्टेट करके इसके अंदर सेव कर लेते हैं, व्हाटएवर लाइक लेट्स सपोज अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं या कोई टू डू ऐप बना रहे हैं या कोई स्टूडेंट ऐप बना रहे हैं, तो जो भी डाटा है हमारा वो हमारे कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपोनेंट में हमारे पास डाटा आता है ये सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के पास रहता है या इसका चाइल्ड कंपोनेंट उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। वो कैसे, अगर हम उसको पास आउट करते हैं थ्रू प्रॉप। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक डाटा की लिस्ट है, यूज स्टेट से मैंने बनाया डाटा, और उसके अंदर मेरे पास जो है वो डाटा का वेरिएबल सेव पड़ा है, और इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकती है, किसी भी तरह का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास ये कंपोनेंट का डाटा पड़ा है और मैं ये डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट को शेयर करना चाहता हूँ, तो अभी तक हमें एक ही कंसेप्ट समझ में आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोब, कि हमारा जिस कंपोनेंट को हम डाटा शेयर करने जाते हैं वो हमारे पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट होना ज़रूरी है। ऐसे ही है ना। तो लेट्स सपोज अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो नेक्स्ट स्टोर करके बन गया हो, तो मेरे पास अभी ये एक पेज है जो कि रूट कंपोनेंट है, और अगर मैं एक नया कंपोनेंट रूट पे बनाता हूँ कंपोनेंट्स करके, और उसके अंदर कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं, सही है, ये मैंने एक जो है वो कंपोनेंट बनाया है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पेज में से कोई भी रिकॉर्ड भेजना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, तो हमें पता है हम कैसे भेज सकते हैं कि हम वहाँ पे थ्रू प्रॉप हम उस रिकॉर्ड को सेंड कर सकते हैं। सही है ना। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो हम यहाँ काउंटर वाले कंपोनेंट को कोई भी रिकॉर्ड सेंड कर सकते हैं। उसके लिए काउंटर वाले कंपोनेंट का होम कंपोनेंट का चाइल्ड होना ज़रूरी है। अगर होगा तो वो फिर ही डाटा या रिकॉर्ड सेंड कर सकता है। सही है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसको हम ए कह देते हैं, सही है, और इसी तरह का मिलता जुलता एक और कंपोनेंट है हमारे पास, उसको हम बी कह देते हैं, और देन एक और कंपोनेंट है उसको हम सी बोल देते हैं, और ये कंपोनेंट है एक मेरे पास डी है। ऐसे मैंने मल्टीपल कंपोनेंट जो हैं वो बना लिए हैं। सही है। अब अगर कंपोनेंट ए ने डाटा कंपोनेंट बी के साथ शेयर करना है, तो हमारे पास हमें पता है कि कंपोनेंट बी को चाइल्ड होना पड़ेगा कंपोनेंट ए का। ऐसे ही है ना। और अगर कंपोनेंट ई को डाटा शेयर करना है, देयर विल बी अ चांस कि हमें कंपोनेंट ए का ही कंपोनेंट ई को चाइल्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि ई चाइल्ड होना चाहिए ए का, फिर ही प्रॉप के थ्रू डाटा शेयर हो सकता है। सेम इसी तरह अगर मेरे पास कंपोनेंट डी है
उसने डाटा शेयर करना है बी को, तो बी कंपोनेंट डी का चाइल्ड होना चाहिए, फिर डाटा शेयर हो सकता है। और अगर सी ने करना है बी को, तो सी के अंदर बी को एज अ चाइल्ड कॉल करना पड़ेगा, फिर बी को डाटा शेयर कर सकता है सी कंपोनेंट। तो डिपेंडेंसी ये है कि पेरेंट कंपोनेंट चूँकि चाइल्ड को डाटा शेयर कर सकता है, इसलिए हमेशा जब भी किसी कंपोनेंट से हमें किसी दूसरे कंपोनेंट को डाटा शेयर करना है, तो हमें ये जो स्टेट हमने बनाई हुई है उसका डाटा, स्टेट में डाटा आता है ना, इनपुट से हम कुछ भी चेंज करते हैं वो स्टेट में सेव हो जाता है। अब वो डाटा अगर किसी दूसरे कंपोनेंट को मुझे शेयर करना है, एक ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वो ये है कि मैं उस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट का बनाऊंगा चाइल्ड, जिसको डाटा देना है उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा मेन पेरेंट कंपोनेंट का, ताकि मैं थ्रू प्रॉप डाटा शेयर कर सकूं जो भी मैंने इनपुट से डाटा रिसीव किया है उसको। सही है। अच्छा, अब ये समहाउ बात तो ठीक है, हम कर भी सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें क्विकली, तो हम इस तरह हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम पेरेंट कंपोनेंट से डाटा चाइल्ड कंपोनेंट में भेज सकते हैं थ्रू प्रॉप, और अगर इवन हो कि वो पेरेंट ने वो डाटा थ्रू स्टेट रिसीव किया किसी कंपोनेंट से, या थ्रू प्रॉप रिसीव किया, या खुद स्टेट के साथ उसने क्रिएट किया वो डाटा, वो दोनों केसेस में डाटा शेयर कर सकता है अपने चाइल्ड कंपोनेंट के साथ। सही है। अच्छा, ये हम अगर इसकी क्विकली एग्जांपल लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस मेन कंपोनेंट के ऊपर यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें क्लाइंट साइड रेंडर करना है, और यूज़ स्टेट को यूज़ करते हुए हम लेट्स सपोज कुछ भी डाटा इधर रख लेते हैं, सेट डाटा, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम यूज़ स्टेट को रिएक्ट में से। अब ये डाटा में वैल्यू हम कैसे सेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पे कोई इनपुट का टैग होगा, तो उसकी टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर उसमें इंटर नेम या कुछ भी ऐसे, इंटर डाटा, और ऑन चेंज के ऊपर हम इवेंट लगा के हम डाटा को सेव कर सकते हैं, सेट डाटा, और उसके अंदर हम वैल्यू सेव कर देते हैं इवेंट की। सही है। अच्छा, अब इस सेट डाटा के अंदर मेरे पास डाटा में वैल्यू आ जाएगी, वो मैं प्रॉप थ्रू प्रॉप सेंड कर सकता हूँ किसको, काउंटर के कंपोनेंट को। अब काउंटर का कंपोनेंट मुझसे प्रॉप रिसीव करेगा, और वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा काउंटर के साथ प्रॉप्स डॉट डाटा। ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम रन करते हैं इसको, npm run dev लोकल होस्ट 3000, तो जो मैं बात कर रहा था कि काउंटर कंपोनेंट को मुझे चाइल्ड बनाना पड़ा है पेज होम का, उसकी वजह से मैं डाटा गेट कर पाऊँगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाटा एंटर करता हूँ तो नीचे काउंटर में वो डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे ही है ना, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, नीचे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने काउंटर को चाइल्ड बनाया है किस कंपोनेंट का, पेज का, और डाटा था पेज के पास, उसने एज अ प्रॉप पास किया है काउंटर को। तो ये जो कंसेप्ट है ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी है, मैं आपको थोड़ी कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ और आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये वाली स्टेट हमारे पास बन रही है कि हमारे पास अगर ऐसा कोई चांस हो कि हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह से कंपोनेंट हैं बने हुए, या समझो को पेजेस हैं, तो समझो पेज ए डाटा भेज रहा है पेज बी को या कंपोनेंट बी को,
और उसने डाटा भेजना है तो उसकी सीक्वेंस ये होगी, अगर डाटा यहाँ तक आएगा तो उसकी सीक्वेंस ये होगी कि इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को डाटा देना है, ये आगे इसको देगा, ये यहाँ पे आएगा। और इन केस अगर इस कंपोनेंट ने इस लीस्ट कंपोनेंट को डाटा देना है जो दूसरी लीफ के ऊपर है, तो क्या फ्लो होगा कि ये कंपोनेंट पहले डाटा इसको देगा अपने पेरेंट को, रिवर्स भी हो सकता है जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है लेकिन पॉसिबल है। जिस तरह हमने प्रॉप के थ्रू पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेज रहे हैं ना, तो सम हाउ पॉसिबल है कि हम चाइल्ड से पेरेंट डाटा भी भेज सकते हैं। लेकिन उस केस में भी क्या होगा कि इसने अगर इसको डाटा देना है तो कैसे देना है, ये डाटा इस कंपोनेंट को देगा, ये ऊपर वाले को देगा, ये अपने पेरेंट को देगा, फिर वो अपने चाइल्ड को देगा, वो आगे फर्दर चाइल्ड को देगा, फिर यहाँ तक डाटा पहुँचेगा। देर और अदर ऑप्शन इज़ दिस कि हम इस कंपोनेंट को इसका चाइल्ड बना दें, और हर केस के अंदर हम कंपोनेंट को चाइल्ड नहीं बना सकते, ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास। देखो ना, एक कंपोनेंट हेडर है तो ये कंपोनेंट फूटर है, अगर फूटर ने हेडर को डाटा देना है कि हेडर को फूटर का चाइल्ड बना देंगे, अगर चाइल्ड बनाएंगे तो यूआई तो नीचे आ जाएगी हेडर वाली, वो तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कोई सही मैकेनिज़्म नहीं है। और थ्रू पेरेंट भी चल के आना, थ्रू मतलब रूट लेआउट, ये वाला जो है समझो ये रूट लेआउट है, तो रूट लेआउट तो सबका एक कंपोनेंट है ना, तो अगर या तो डाटा हमें सम टाइम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वापस भेजेंगे डाटा, फिर वो एज अ चाइल्ड प्रॉप पास करते हुए फॉरवर्ड भेजेगा तो डाटा किसी कंपोनेंट तक पहुंच जाएगा। अच्छा, सेम यहाँ पे है, जैसे हमारे पास एक ऐप का मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर रेसिपीज़ हैं, ऐड रेसिपीज़ हैं, रेसिपी 1 रेसिपी 2, और इसी तरह हमारे पास एक लेदर से स्टोर कंपोनेंट है, उसमें रेसिपीज़ हैं, रेसिपी 1 रेसिपी 2। अभी अगर इसने इसको डाटा देना है और इनके दरमियान कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। देखो इस केस में स्टिल मुमकिन था, क्या मुमकिन था कि ये इसको डाटा भेज सकता है, कैसे, ये लीफ रिवर्स डाटा भेजेंगे और ये फॉरवर्ड डाटा भेजेंगे थ्रू प्रोप, तो थ्रू प्रोप ये पॉसिबल है। लेकिन अगर इन दो नोड्स के दरमियान कोई चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप नहीं है तो फिर तो किसी सूरत भी डाटा सेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉप नहीं सेंड किया जा सकता, और प्रॉप सेंड नहीं होगा तो डाटा भी सेंड नहीं होगा। प्रॉब्लम समझ आई है या नहीं आई, कि दो कंपोनेंट जो आपस में किसी भी तरह का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, हमने उन दोनों के दरमियान डाटा की शेयरिंग करवानी है। अब चूंकि वो दोनों रिलेशन आपस में नहीं रखते हैं तो डाटा शेयर करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट हमने सीखा है, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉप, और प्रॉप तभी चलता है अगर दोनों कंपोनेंट के दरमियान सम सॉर्ट ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट से मुराद उनके ऊपर कोई पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो सकती है। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिस है डेट इज़ कॉल्ड पुअर प्रैक्टिस, मतलब हम ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग फॉरवर्ड इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, डाटा को थ्रू प्रॉप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बिटवीन द कंपोनेंट्स, ये पुअर प्रैक्टिस कंसीडर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत लिमिटेड से कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी एप्लीकेशन में 1000 कंपोनेंट्स हैं एंड कोई डाटा कंपोनेंट ए को दे रहा है, कोई वाई को दे रहा है, कोई जी को दे रहा है, जी एक्स को दे रहा है, एक्स टी को दे रहा है, टी एन को दे रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्लोज ऑफ डाटा, कि डाटा किस तरह से किस कंपोनेंट में कहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वो तो चलो एक सेकंड सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिस केस के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, तो डाटा ट्रांसफ़र विल बी वेरी हार्ड, मुश्किल है उनके दरमियान डाटा का ट्रांसफ़र करना। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जी सेंट्रलाइज स्टोर, कि हम किसी तरह से डाटा को एक सेंट्रल प्लेस पे रख दें, ताकि हर कंपोनेंट जिसने भी डाटा रिसीव करना है या डाटा शेयर करना है, वो सेंट्रलाइज स्टोर से ही डाटा रिसीव करेगा या डाटा शेयर करेगा। सही है? देखो, रेदर देन के हमारे पास, अगर हम इसकी बड़ी ज़्यादा सी एग्जांपल लें, अगर हमारे पास ऐसे अगर हमारे हाउस घर की चाबी है, अगर एक ही चाबी है, अगर वो डाटा है हमारे लिए, लेट्स सपोज, अब वो जिसके पास है अगर वो उसी के पास रहेगी तो किसी दूसरे को चाहिए तो डिफ़िकल्टी है।
अब वो दोनों आपस में कहीं मिलेंगे तो वो डाटा की शेयरिंग हो सकती है, यानी कि की वो दूसरे पर्सन को दे सकता है। अगर उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है या वो उस दिन मिल नहीं रहे हैं तो वो डाटा की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक प्लेस बना दें, सेंट्रलाइज प्लेस, कि भाई जब भी किसी को डाटा चाहिए, जब भी की रिंग चाहिए या की चाहिए, वो घर के इस पर्टिकुलर प्लेस से लेगा और उसी प्लेस पे लाके रखेगा, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जिस भी कंपोनेंट को, यानी जिस भी पर्सन को डाटा चाहिए होगा तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस से डाटा ले लेगा, रेदर देन कि वो किसी के ऊपर डिपेंड करे। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें रिडक्स के अंदर, मतलब रिडक्स एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, या रिडक्स स्टोर, जनरली स्टोर एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिसका मतलब होता है कि डाटा को सेव करना एट दी सेंट्रलाइज प्लेस, ताकि किसी भी कंपोनेंट को कभी भी कोई डाटा चाहिए तो वो आसानी से रिसीव कर सकता है, ले सकता है और उसमें डाटा अपडेट भी कर सकता है। तो क्योंकि एक सिंगल पर्टिकुलर प्लेस है ना, वहीं से डाटा को मिलने के चांसेस हैं, इसलिए। अच्छा, अब फ्लो क्या होगा? फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि अगर पहले क्या था कि कंपोनेंट ए बी आपस में डाटा शेयरिंग कर रहे थे, अब सब क्या कर रहे हैं, ऐड एक्सपेंस ने एक्सपेंस को डाटा देना है तो ऐड एक्सपेंस पहले स्टोर में डाटा रखेगा और फिर एक्सपेंस कंपोनेंट स्टोर से डाटा रिसीव करेगा। इसी तरह अगर एक्सपेंस डैशबोर्ड को डाटा चाहिए तो वो स्टोर से डाटा लेगा, यानी कि कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होगी। यहाँ पे जैसे था ना, ये मैस हुआ है कि कंपोनेंट कोई किसी से डाटा रिसीव कर रहा है, कोई किसी को डाटा दे रहा है, ऐसे ये ऐसा कुछ मैस हुआ था सारा सीन ना, ऐसे। अब इसका अल्टरनेटिव सलूशन क्या है? ये तो तरीका गलत है, ये तरीका सही नहीं है। इसका सही तरीका क्या है कि हम ये वाली डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे करेंगे कि हमारे पास साइड पे एक स्टोर बना होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टोर। अब सारे का सारा डाटा स्टोर के अंदर, अब इसको डाटा ए ने ई को डाटा देना है, तो ए टेक्निकली क्या करेगा, ए डाटा दे देगा किसको, स्टोर को। अब ई को डाटा चाहिए तो स्टोर से, तो वो क्या करेगा, वो स्टोर से डाटा ले लेगा। अब अगर इसी तरह ये क्या हो रहा था, ए डाटा दे रहा था ई को, हमने वो स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। अब बी डाटा डी को प्रोवाइड कर रहा है, तो टेक्निकली क्या करना है हमें कि हम पहले बी से डाटा लेके किसको दे देंगे, बी से डाटा लेके स्टोर को दे देंगे, और फिर बी से डाटा डी ले रहा था ना, फिर हम क्या करेंगे, उसको स्टोर से डाटा दोबारा डी को प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर ये जो काम हो रहा था ये वाला, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। सही है। इसी तरह सी डाटा बी को दे रहा था, तो टेक्निकली सी क्या करेगा, सी डाटा देगा स्टोर को। हम दूसरी ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। सी डाटा देगा स्टोर को और स्टोर से डाटा लेगा बी वापस। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ये आपस में डाटा शेयर कर रहे थे बी और ई, तो सिंपली बी जैसे ई ऑलरेडी डाटा वहाँ से रिसीव कर रहा है या ई ने डाटा देना है, तो ई भी डाटा जो है वो स्टोर को प्रोवाइड करेगा। तो जिसने भी कम्युनिकेट करना है किसी भी दूसरे कंपोनेंट से, तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन किस तरह होगी, थ्रू स्टोर, सेंट्रलाइज स्टोर। कैसे कम्युनिकेशन होगी, थ्रू सेंट्रलाइज स्टोर, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब ये वाला आर्किटेक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा है या जो पहले हम कर रहे थे वो आर्किटेक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा था? ये आर्किटेक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्लैरिटी आ गई है कि डाटा किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के पास होगा और फिर स्टोर डाटा को
स्टोर से फिर सारे कंपोनेंट या पेजेस डाटा रिसीव कर रहे होंगे, और किसी ने भी किसी दूसरे कंपोनेंट को डाटा देना है तो वो डायरेक्ट डाटा की शेयरिंग नहीं करेगा। किसको देगा डाटा? स्टोर को डाटा देगा, और स्टोर डाटा आगे कंपोनेंट को प्रोवाइड करेगा। तो ये जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स आर्किटेक्चर, कि जो डाटा की शेयरिंग है वो बिटवीन दी कंपोनेंट नहीं होगी, थ्रू दी स्टोर होगी। बिटवीन दी कंपोनेंट कम्युनिकेशन आपस में थ्रू प्रॉप डाटा शेयरिंग नहीं होगी, थ्रू स्टोर होगी। दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स आर्किटेक्चर। फ्लक्स का प्रिंसिपल ये है कि वो डाटा डायरेक्टली शेयर नहीं करेंगे कंपोनेंट्स आपस में। अच्छा, रिडक्स फ्लक्स आर्किटेक्चर की वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन है जो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि किसी तरह से हम सेंट्रलाइज स्टोर बना सकें रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये रिएक्ट एप्लीकेशन में जेनेरिक है। लाइक आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं, गेट्सबी यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हैं, जितने भी रिएक्ट के फ्रेमवर्क हैं या रिमिक्स यूज़ कर रहे हैं, सब के अंदर ये सिंटैक्स सेम है और कंसेप्ट भी सेम है। उसकी रीज़न ये है, सब में यही प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि डाटा सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ही जा सकता था थ्रू प्रॉप, और उसका सोल्यूशन है फ्लक्स आर्किटेक्चर। और फ्लक्स की इम्प्लीमेंटेशन रिडक्स की लाइब्रेरी या रिडक्स करती है, सही है। और ये स्टोर के थ्रू होती है और हम एक स्टोर बनाते हैं टेक्निकली, सही है। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम डाटा, हमारी एप्लीकेशन जब बनती है, जैसे फेसबुक को एग्जांपल लो या व्हाट्सएप की एग्जांपल लो, वो डाटा ओरिएंटेड एप्लीकेशंस हैं। उनमें कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई रीशेयर कर रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, हर तरफ डाटा ही डाटा है। अब वो डाटा की कम्युनिकेशन अगर बिटवीन दी कंपोनेंट्स होगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फ्लोज ऑफ डाटा। तो अगर वो जेनेरिक जनरल स्टोर से होगी तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि डाटा का फ्लोज क्या है और अभी हमारे पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। ऑल गुड? नहीं, कंसेप्ट समहाउ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम कभी भी देखो समहाउ छोटा मोटा प्रॉप हम पास कर सकते हैं, बट मैक्सिमम द फर्स्ट चाइल्ड। बट हमारे पास तो चैलेंज ये था ना कि ए ने ई को डाटा देना है और बी ए का चाइल्ड है, सी बी का चाइल्ड है, डी। अब यहाँ तक डाटा आने चाहिए, इसको प्रॉप पास करनी है बी को, बी सी को प्रॉप पास करेगा, सी डी को प्रॉप करे, डी ई को। तो बेहतर तो ये है कि ना एक डायरेक्टली ई को डाटा दे। बात समझे या नहीं? लेट्स सपोज अगर ये जो डाटा है मैंने काउंटर के कंपोनेंट को पास किया है, अब काउंटर में हो सकता है कि कोई और एक और कंपोनेंट मैं चला रहा हूँ, और अगर मैंने उसको डाटा पास करना है तो फिर क्या करेंगे? फिर काउंटर को पास करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर फर्स्ट चाइल्ड है होम का, और काउंटर फिर आगे उसको प्रॉप पास करेगा। तो टेक्निकली जब एक से ज़्यादा नेस्टेड हो रहे हैं तो फिर डिफ़िकल्टी बढ़ रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डाटा रेदर देन प्रॉप पास हो मैक्सिमम। अगर डाटा पास भी करना है तो मैक्सिमम द फर्स्ट चाइल्ड, जस्ट लाइक काउंटर, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर काउंटर सिर्फ मिडल मैन है टू कम्युनिकेट द डाटा बिटवीन द कंपोनेंट, देन इट विल बी प्रॉब्लम। समझ आ रही है ना? फिर इशू है ना, क्योंकि वो सिर्फ मिडल मैन है, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो जो मिडल में कंपोनेंट आ रहा है वो फिर प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, और इस तरह परफॉर्मेंस भी रिएक्ट एप्लीकेशन की काफ़ी स्लो हो जाती है। तो जनरली हम प्रॉप यूज़ करते हैं बट वेरी स्मॉल पर्पसेस के लिए, टू शेयर अ वेरी सिंपल स्टैटिक डाटा टू द जस्ट फर्स्ट चाइल्ड, नॉट कि वो आगे आगे डाटा पास आउट हो रहा है। सही? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? तो टेक्निकली हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस आर्किटेक्चर को कि जहाँ पे कंपोनेंट जो हैं वो स्टोर से ही डाटा रीड करेंगे और स्टोर को ही डाटा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद चैलेंज ये आता है कि हम पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे स्टोर को ना, थोड़ी बिगर पिक्चर में। नॉर्मली जनरली हम स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक शॉप है और उसके अंदर लेट्स सपोज स्पेयर पार्ट की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, उसमें डिफरेंट तरह की आपके पास हार्डवेयर डाटा पड़ा है या हार्डवेयर के टूल्स पड़े हैं या आइटम्स पड़े हैं।
आप एक स्टोर को कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास लेट्स सपोज 40 बाई 40 स्क्वायर फुट का एक बड़ा स्टोर है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे कि आपको चीज़ें जो है, यानी कि आप डाटा को या चीज़ों को, आइटम को, टूल्स को कैसे प्लेस करेंगे वहाँ उस स्टोर में? क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस स्टोर के अंदर छोटे छोटे क्या बनाएंगे? बॉक्सेस बनाएंगे। ऐसे ही है ना? तो रेदर देन कि मैं एक बड़े स्टोर के अंदर सारे हार्डवेयर के टूल ऐसे फेंक दूं और फिर जब मुझे लेने पड़ेंगे तो मैं कैसे लूँगा? तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना, फिर तो इतने बड़े स्टोर को फिर खोलना पड़ जाएगा, फिर देखना पड़ जाएगा, तो वो नामुमकिन है उसमें से डाटा को रीड करना। तो हमारा जो सबसे पहले, अगर हम फिज़िकली भी देखें, और ये हर बंदे ने ये काम किया हुआ है, किसी भी शॉप में हम जाते हैं उसने इसका सलूशन निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है? कि वो उसके अंदर एक कबर्ड बनाता है, मतलब उसके अंदर एक ऐसी अलमारी टाइप या बॉक्सेस टाइप बनाता है, और हर बॉक्स के अंदर क्या करता है? फिर हर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाता है, उसमें क्या रखता है? फिर टूल रखता है। टूल कौन से रखता है? रिलेटेड टूल रखता है या फिर मिक्स करके रखता है? लाइक लेट्स सपोज अगर उसने नेट रखे हैं, पेज रखे हैं या नेट रखे हैं, तो उसने उस बॉक्स के उतने उसी साइज के सेम कैटेगरी के टूल रखे हैं उसमें। ऐसा क्यों किया है उसने? ताकि जब उसको फाइंड करना हो तो वो जल्दी उसको मिले। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले अपने स्टोर को मल्टीपल छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे उसके अंदर। अच्छा, अब मुझे आप ये लोग बताएं कि ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे। लाइक अगर हम देखें तो नहीं रैम नहीं है ये। अब लेट्स सपोज मैंने एक बॉक्स ये बना लिया, क्या चांसेस हैं कि कोई बॉक्स बड़ा होगा कोई छोटा होगा? ये ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टोर के अंदर कोई छोटे बड़े बॉक्स हो सकते हैं या नहीं? साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपने लेट्स सपोज कोई बड़े टायर सेव करने हैं, तो आप उसके लिए ज़ाहिर सी बात है छोटा सा डब्बा तो नहीं बनाओगे। क्या बनाओगे? बड़ा सारा बॉक्स बनाओगे ताकि बड़े बड़े आइटम उसमें सेव हो सकें। और कभी आप बिल्कुल ही छोटा सा बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर छोटे छोटे नेट वगैरह सेव हो जाएं। कभी आपने थोड़ा वगैरह रखना है, इस तरह की चीज़, उसके लिए और डिफरेंट साइज़ का बॉक्स बनेगा। यानी कि एक स्टोर के अंदर जो हम सेगमेंट बनाएंगे या जो हम बॉक्सेस बनाएंगे जिनके अंदर डाटा स्टोर होना है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक कि आपने उसके अंदर डाटा सेव कौन सा करना है, मतलब टूल सेव कौन सा करना है, और उसका साइज़ क्या है। अच्छा, एक स्टोर में कितने बॉक्सेस बनेंगे? डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन दी हार्डवेयर टूल्स, कि आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर के टूल्स हैं जिनको आपने सेव करना है। अगर कोई छोटी शॉप है, उसने इतना सामान नहीं रखा हुआ, थोड़े से सामान रखा है, तो वो कितने बॉक्सेस बनाएगा? वो 5-10 बना लेगा। किसी की बहुत बड़ी शॉप है, उसमें बहुत बड़ा ज़्यादा सामान है, वो हज़ारों के हिसाब से बॉक्सेस बना सकता है। चांसेस है ना, या नहीं है? अब ये स्टोर के अंदर हमने कितने कबर्ड बनाने हैं, कितने बॉक्सेस बनाने हैं, एक स्टोर को कितने हिस्सों में स्लाइस करना है, काटना है, एक बड़े स्टोर को कितने हिस्सों में स्लाइस करना है, डिपेंड ऑन दी एप्लीकेशन साइज, डिपेंड ऑन दी टूल्स, डिपेंड ऑन दी कि क्या उसके अंदर सेव करना है। यही है ना, मतलब हमें सब एक बड़े स्टोर को कितने हिस्सों में स्लाइस करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने किस्म का डाटा है। इस पर डिपेंड कर रहा है ना कि कितने किस्म का डाटा है, उतनी चीज़ों में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अब उतनी चीज़ों में हम उसको डिवाइड करेंगे जितनी किस्म का डाटा उसके पास मौजूद है। सही है। और एक बॉक्स का साइज कितना होगा ये भी डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का डाटा कितना है। लाइक कितने स्लाइसेस होंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा, कि कितना कौन कौन सी कैटेगरीज का डाटा है। और एक बॉक्स का साइज कितना बड़ा होगा, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द दैट पर्टिकुलर कैटेगरी डाटा। ये इन कंसेप्ट बन रहा है ना,
कितने बॉक्सेस होंगे, एक स्टोर को कितने हिस्सों में स्लाइस किया जाएगा, डिपेंड्स ऑन दी कैटेगरीज ऑफ द डाटा। ये कौन कौन सी कैटेगरी का डाटा, ताकि मिक्स ना हो, हम डाटा को मिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसके स्लाइस करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। अब जब हम स्टोर के टुकड़े करेंगे, स्लाइसिस बनाएंगे, अब कितनी स्लाइसिस बनाएंगे डिपेंड्स ऑन दी कि कितनी कैटेगरीज का डाटा है मेरे पास। अब एक स्लाइस कितनी बड़ी होगी डिपेंड्स ऑन दी द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, कि उसके अंदर कितने किस्म का डाटा, कितनी क्वांटिटी में मुझे डाटा सेव करना है। ऑल गुड। अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब हमारे पास जो स्टोर होगा उसको हम काटेंगे कितने हिस्सों में। अब वो स्लाइसेस डिपेंड करती हैं कि मेरी एप्लीकेशन का साइज़ क्या है। देखो, हम फेसबुक बना रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस आएंगे। अच्छा, स्लाइसिस का क्या मतलब है कि हम पोस्ट्स को लहदा से सेव करेंगे, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले पेज को लहदा से सेव करेंगे, हम प्रोफाइल वाले पेज को लहदा से सेव करेंगे। ये सारी स्लाइसिस हैं। हाँ, वो सारी चीज़ों को हम लहदा यानी कि उनका जो डाटा का रिकॉर्ड है वो सेपरेट सेव कर। लाइक अगर हम एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड लहदा एक स्टोर के अंदर स्लाइस बना लेंगे स्टूडेंट्स की, उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। उसी स्टोर में स्लाइस बनाएंगे टीचर्स की, जिसके अंदर टीचर्स का रिकॉर्ड आएगा। उसी स्टोर में स्लाइस बनाएंगे एडमिन्स की, जिसके अंदर मैनेजमेंट वाले मैनेजर लोगों का रिकॉर्ड आएगा। क्योंकि हमारे पास डाटा की क्वांटिटी में डिवाइड हो गया ना, मल्टीपल बॉक्सेस बन गए। तो ये एक बॉक्स बन गया हमारे पास एक ये बॉक्स बन गया। अब इसकी साइजेस भी डिपेंड करते हैं, ये हो सकता है छोटा बने, जैसे वो बहुत बड़ा स्टोर बनाए, उसमें कुछ ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ये उससे छोटा स्टोर बन गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है वो ये आ गया रिकॉर्ड इधर, ये आ गया रिकॉर्ड यहाँ पे, और ऐसे। समझ आ रही है या नहीं? हमने स्टोर को मल्टीपल साइजेस में कन्वर्ट। अब ये एक ग्लोबल स्टोर है जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा है, लेकिन डाटा बिल्कुल रा फॉर्मेट में नहीं फेंकना। मतलब आप खुद सोचो कि आप रा फॉर्मेट में अपने घर में चीज़ें फेंक दो, तो अपने स्टोर में रा फॉर्मेट में सारी चीज़ें फेंक दो, तो उनसे निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर बड़ी मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सारे स्टोर को खाली करना है फॉर वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो या डाटा हमें निकालने के लिए पूरे स्टोर को खाली करना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे मिलेगी नहीं चीज़, क्योंकि आपने उसको संभल करके नहीं रखा है, ठीक डिफ़ाइन करके नहीं रखा है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने स्टोर के अंदर मल्टीपल पीसेस बना लिए। इन पीसेस को हम बोलते हैं स्लाइसेस। क्या बोलते हैं? स्लाइसेस। अच्छा, स्लाइसेस डिपेंड करती हैं हम कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। सही है? लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन का डाटा इसमें आ जाएगा, या इसमें ओथ डाटा, लॉगिन साइन अप यूज़र के रिलेटेड सारा डाटा इसमें आ जाएगा। इसमें लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, सारा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, उनके ग्रेड, चीज़ें सारा इसके अंदर सेव कर दिया। इसमें लेट्स सपोज टीचर का डाटा आ गया, इसमें एडमिन का डाटा आ गया। सही है? और इसमें जो है कोई सेटिंग्स वगैरह का डाटा इसमें हमने सेव कर दिया ऐसे। तो इसमें हमने मल्टीपल किस्म के डिफरेंट स्लाइसेस बना के डाटा को डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब इसका मतलब है कि स्टोर में डाटा कौन रखता है? स्टोर में डाटा कौन रख रहा था? पेजेस या कंपोनेंट? और स्टोर से डाटा कौन रीड करता है? पेजेस या कंपोनेंट? अब इसका मतलब है जब वो स्टोर में डाटा रखने आएंगे तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि स्टोर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, और उस स्टोर के अंदर किस स्लाइस में उसने डाटा रखना है। देखा ना, हमने स्लाइसेस बना दिए काफ़ी ज़्यादा। अब कंपोनेंट या पेज ने डाटा डायरेक्टली स्टोर में नहीं रखना, स्टोर के किस में रखना है? स्लाइस में। अब वो किस स्लाइस में डाटा रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। वो किस स्लाइस में डाटा रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब वो डाटा रखने आएगा तो उसको साथ में ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलनी चाहिए कि इसने स्टूडेंट वाली स्लाइस में डाटा रखना है, ऑथ वाली स्लाइस में डाटा रखना है, टीचर वाली स्लाइस में रखना है, या ए या ES पे डाटा रखना है। किस स्लाइस में डाटा रखना है ये कंपोनेंट या पेज को पहले से पता होना चाहिए।
अच्छा, अब किसी कंपोनेंट ने डाटा रीड करना है स्टोर से, तो उसको भी क्या पता होना चाहिए कि उसने स्टोर के किस स्लाइस से डाटा को रीड करना है और क्या डाटा रीड करना है। देखो, मैं आपको बोलूँ जाओ स्टोर में से ये चीज़ लेके आओ, भाई मैं आपको बताऊंगा ना कि क्या चीज़ लेके आओ। अगर मैं वो बताऊँ ना ये चीज़ लेके आओ, तो आप उस पर्टिकुलर स्लाइस तक पहुँचोगे कैसे। अगर मैं आपको अब मैं कुछ भी ना बताऊँ, आपको बोलूँ कि स्टोर से ले आओ, तो भैया आप पूछेंगे क्या लेके आना है, कुछ तो बताएं ना, कोई इन्फॉर्मेशन तो दें। मैं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ उठा लाएं। अब वो पर्टिकुलर चीज़ आप ढूंढने जाने के लिए आप पूरा स्टोर नहीं ढूंढोगे। आपको पता है कि मैंने इसके सेगमेंट बनाए हुए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उनमें वो चीज़ें पड़ी हैं। आप डायरेक्टली उस स्लाइस के पास जाओगे, उस बॉक्स के पास जाओगे और वहाँ से वो चीज़ निकाल के ले आओगे। ऐसे ही है ना। इसी वजह से हम जब भी कभी हमें डाटा की मतलब जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं, इसी वजह से हम उसको इस तरह से अरेंज करके रखते हैं। वजह ये होती है जब हमने रीड करना होता है तो हमें आसानी से मिल जाए। सही है। अच्छा, ये जितना भी स्टोर है, ये स्टोर में जितना भी डाटा सेव है, ये वेरिएबल की तरह है। मतलब जितना यूज स्टेट में जो डाटा बनाते हैं वो वेरिएबल की तरह ही होता है ना, बट हम इसको पावरफुल वेरिएबल बोलते हैं। पावरफुल वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल में जब डाटा स्टोर होता है और उस वेरिएबल में जब डाटा चेंज होता है तो रिएक्ट का कंपोनेंट दोबारा रेंडर नहीं होता। ऐसे ही है ना। मतलब अब मैंने ये रिएक्ट का कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ये नीचे स्क्रीन में चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये क्यों हो पा रहे हैं? वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमने ये डाटा जो स्टोर किया है, ये वाला, ये नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। किस में स्टोर किए? स्टेट में। और स्टेट को हम पावरफुल वेरिएबल बोलते हैं। पावरफुल क्यों? ये डाटा भी रैम में स्टोर करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिएक्ट के कंपोनेंट या पेज को दोबारा रन करता है, चलाता है, री-रेंडर करता है, ताकि स्क्रीन के ऊपर वो चेंज इफेक्टिवली नज़र आए, यूज़र को पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम स्टेट बनाते हैं। अच्छा, ये रिडक्स का स्टोर भी स्टेट ही है। इसका काम भी यही है। स्टेट का काम क्या था? दो काम थे ना, एक डाटा को स्टोर करना रैम में और दूसरा स्क्रीन को री-रेंडर करना। अच्छा, स्टोर का काम भी सेम ही है। स्टोर की स्लाइस में भी हम रिएक्ट की स्लाइस के यूज स्टेट की तरह की ही स्टेट बनाते हैं। उसके अंदर भी दो पावरफुल चीज़ें ही हैं। एक वो डाटा को स्टोर कर लेता है रैम में, और दूसरा अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई चेंज आता है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, यानी कि उस स्लाइस में से उस डाटा को जिसने रीड किया है उस स्क्रीन को या उस कंपोनेंट को वो री-रेंडर कर देता है जब वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज होती है। नहीं समझ आई? हमने यहाँ पे एक स्टेट बना ली। लेट्स सपोज हम उसको कह लेते हैं रोल नंबर। ये एक स्टेट बनाई है जो मैंने कौन सी स्लाइस में रख दी है? स्टूडेंट स्लाइस में। अब रोल नंबर को कंपोनेंट ई ने रीड किया हुआ है। कंपोनेंट ई कहता है मुझे रोल नंबर की वैल्यू दे दो। सही है। और कंपोनेंट बी भी कहता है मुझे रोल नंबर की वैल्यू दे दो। अब ये किससे कह रहा है? स्टोर से। स्टोर को कह रहा है तुम्हारे पास एक स्टूडेंट की स्लाइस है, उसमें रोल नंबर करके एक डाटा पड़ा है, वो मुझे दे दो, मैंने उसको रीड करना है, मैंने उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ई किसको कह रहे हैं? स्टोर को, कि अपनी स्टूडेंट की स्लाइस में से एक की है रोल नंबर, उसकी वैल्यू को मुझे दे दो, मैं अपनी स्क्रीन के अंदर दिखाना चाह रहा हूं, जैसे काउंटर ने यहाँ पे वैल्यू को दिखाया है। अच्छा, ये दे देगा, रीड करके दे देगा। अब अगर कोई कंपोनेंट डी इस रोल नंबर की को चेंज कर देता है, इसके अंदर नई रोल नंबर रख देता है, पहले 10 सेव था अब उसको 20 कर देता है, तो क्या होगा? कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ई ऑटोमेटिकली री-रेंडर हो जाएंगे। अब उनके पास भी पहली वैल्यू 10 नहीं होगी, अब 20 होगी। पहले समझो रोल नंबर में वैल्यू सेव थी 10, यहाँ पे वैल्यू सेव थी 10, ये 10 वैल्यू सेव थी।
अब बी को क्या नज़र आएगी वैल्यू 10, ई को क्या सेव आएगी। अब अगर डी इस वैल्यू को कर देता है 20 तो क्या होगा। अब बी ने एक दफ़ा डाटा रीड किया था, अब बी ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा और ई भी ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे कंपोनेंट डी ने रोल नंबर की की को दोबारा से चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब अगर एक रोल नंबर की की को 100 कंपोनेंट रीड करके अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे और अगर कोई एक कंपोनेंट भी उस रोल नंबर की वैल्यू को चेंज करता है तो क्या होगा, 100 के 100 कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होंगे। समझ आ गई ना। तो स्टेट भी यही काम करती है। स्टेट भी क्या करती है कि अगर उसके अंदर वैल्यू चेंज होती है तो वो स्क्रीन को दोबारा से रेंडर करती है, री रेंडर करती है। यहाँ पे हमने ये देखो एक स्टेट बनाई है। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ ये कंपोनेंट दोबारा चलता है। जब ये दोबारा चलता है तो काउंटर को नया डाटा भेजता है। जब काउंटर को नया डाटा भेजता है तो काउंटर उसको दिखाता है। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है और स्टेट एक पावरफुल वेरिएबल है। यही मेजर डिफरेंस है वेरिएबल और स्टेट में कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें अगर तो कंपोनेंट या स्क्रीन री रेंडर नहीं होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टेट बनाने के बजाय एक वेरिएबल बना दूँ डाटा और उसकी वैल्यू को रख दूँ कुछ भी, और यहाँ पे हम उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दें सेट डाटा को रखते हुए एक एरो फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू को मैं कुछ भी कर देता हूँ, डाटा इक्वल टू न्यू डाटा, तो क्या मुझे स्क्रीन पे कोई चेंज नज़र आएगा? अब नहीं आ रहा। वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन स्क्रीन पे नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रिएक्ट का कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई। और रिएक्ट का कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता कैसे है? वो यूज स्टेट की हुक हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई मैं उसको पावरफुल वेरिएबल कहता हूँ। वो एक ऐसी पावर रखता है कि वो डाटा तो स्टोर करता ही है लेकिन अपनी हर दफ़ा चेंज करने पे रिएक्ट की स्टेट को भी यानी कि कंपोनेंट को भी दोबारा री रेंडर कर देता है। सही है। अब रिडक्स का जो स्टोर है या फ्लक्स आर्किटेक्चर की बेस पे जो हमने स्टोर बनाया है उसके अंदर भी रिएक्ट स्टेट वाले जरासीम है, वो भी सेम वैसे ही काम करता है। कैसे करता है? अगर वो वैल्यू चेंज करेगा यानी कि कभी भी कोई भी की चेंज होगी स्टोर के अंदर और उस की को जिस कंपोनेंट ने रीड किया हुआ है वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू वो न्यू वाली रीड करने लग जाएगा। समझ आ गई बात? अब अगर 100 कंपोनेंट रोल नंबर को रीड कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ने अपडेट किया तो 100 कंपोनेंट री रेंडर होंगे। अगर किसी दो कंपोनेंट ने 2 दफ़ा वैल्यू चेंज की रोल नंबर की तो टोटल कितनी दफ़ा कंपोनेंट रेंडर्स होंगे? 100। 2 दफ़ा यानी कि 200 बार कंपोनेंट दोबारा चलेंगे, क्योंकि मतलब हर कंपोनेंट 2-2 बार दोबारा चलेगा ना, और 100 कंपोनेंट 2-2 बार दोबारा चलेंगे तो 200 हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैटर ही नहीं कर रहा ना कि कौन से चलेंगे। लेट्स सपोज अगर ए ने वो डाटा रीड नहीं किया होगा, क्या ए दोबारा चलेगा? नहीं। जिसने वो डाटा रीड किया हुआ है वो दोबारा चलेगा, क्योंकि अब वो डाटा क्या हो गया है? चेंज। अब देखो ना, उसमें 10 पड़ा था, अब 20 हो गया है। अगर वो चेंज नहीं होंगे तो 10 ही नज़र आता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। अगर 20 होगा तो वैल्यू चेंज होगी। सही है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारा स्टोर कैसा होगा, हमारे स्टोर को अगर हम ड्रा करें यहाँ पे वैसे जनरली इमेजिनेशन बनाने के लिए, तो समझो हमारा ये एक स्टोर होगा
ऐसे ये एक बड़ा स्टोर है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट पूरा स्टोर है, उसमें हमने स्टूडेंट्स की स्लाइस बना ली तो उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है। अब स्टूडेंट के अंदर जितनी कीज ज़्यादा होंगी उतना बड़ा वो स्लाइस होगा। अच्छा, उसमें जैसे अब रोल नंबर की थी, उसमें 10 सेव था या 120 सेव था, ये एक डाटा है। एक और डाटा, वो जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी स्टूडेंट की स्लाइस बड़ी होती जाएगी। इसी तरह बाकियों का डाटा बनता जाएगा तो एक बड़ा स्टोर बन जाएगा। ऑल गुड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फ्लक्स आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ी नज़र दौड़ा लेते हैं। ये अब कंक्लूजन क्या निकला फिर हमारी सारी डिस्कशन का, कि विदाउट रिडक्स हर कंपोनेंट एक दूसरे से बातें कर रहा था। विद रिडक्स स्टोर क्या हो रहे हैं, सब लोग किससे बातें कर रहे हैं, स्टोर से, और आपस में बातें नहीं कर रहे। आपस में बातें करने का मतलब यह है कि डाटा शेयरिंग नहीं हो रही है। अच्छा जी, रिडक्स ने रेस्क्यू कर लिया है, इस फ्लो के मुताबिक भी डाटा चलता है। हम थोड़ा सा इस डायग्राम को चेंज कर लेते हैं ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो हमें। ये कंफ्यूज करने वाली डायग्राम थी। अच्छा, क्या होगा यहाँ पे अगर हम इसको ड्रा करते हैं, इससे बेहतर है कि हम इधर ड्रा कर लें इसको, इतना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि ये एक, अब इसका आर्किटेक्चर क्या होगा वो हमने अंडरस्टैंड करना है, ये कैसे फ्लो वर्क कैसे करता है। हमारे पास यहाँ है रिएक्ट का कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट का कंपोनेंट क्या करेगा, और रिएक्ट के कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे है हमारे पास लेट्स सपोज स्टोर। क्या हमारे पास यहाँ पे स्टोर, ये हमारे पास है इसका स्टोर। अच्छा, स्टोर के साथ हमारे पास अब अगर रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा रीड करना है तो वो डायरेक्टली ऐसे रीड कर पाएगा। रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा रीड करना है तो डायरेक्टली रीड कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए, स्लाइस का नाम, और उसके साथ उस स्लाइस में भी तो मल्टीपल डाटा होगा ना। उस स्लाइस में से रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल, क्या चाहिए, की का नाम, स्लाइस का नाम और की का नाम। तो ये डाटा रीड कैसे होगा, इसके लिए वो एक फंक्शन यूज़ करेगा, कंपोनेंट एक फंक्शन यूज़ करेगा, यूज सेलेक्टर। क्या कंपोनेंट यूज़ करेगा, यूज सेलेक्टर। उस यूज सेलेक्टर के अंदर वो बताएगा कि मुझे स्टोर में से स्टूडेंट की स्लाइस चाहिए और स्टूडेंट की स्लाइस में से मुझे रोल नंबर चाहिए। बस इतना काम है। अगर रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर में से डाटा रीड करना हो तो वो कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, यूज सेलेक्टर। सेलेक्टर का क्या मतलब बन रहा है, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने से क्या मुराद है कि स्लाइस और उसके अंदर कोई की को सेलेक्ट करो, दैट्स वाई यूज सेलेक्टर। समझ आ रही है ना बात, कि सेलेक्टर क्यों बोला उसने, कि स्टोर तो इतना बड़ा है, उसमें से डाटा मुझे सेलेक्टिव डाटा दो जो आपको चाहिए। तो हमने क्या बोला कि स्टोर में से स्टूडेंट्स की स्लाइस में से डाटा दे दो रोल नंबर। सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, फिर उस केस के अंदर हम कहेंगे स्टूडेंट की स्लाइस में से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दे दो, लिस्ट दे दो, एरे मिल जाएगी आपको। सही है।
फिर उसका भी स्पेसिफिक की एक्सेस कर लोगे। लेकिन जो समझने की बात है कि किसी भी कंपोनेंट को कोई स्टोर से अगर जब भी आपने डाटा रीड करना है, द ओनली सोल्यूशन इज यूज सेलेक्टर, और उसमें आप सेलेक्ट करोगे आपको कौन सा डाटा चाहिए, और इसके दरमियान कोई भी मिडल मैन नहीं है, कोई भी मिडल कम्युनिकेशन के लिए कोई सहारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंपोनेंट से आप डायरेक्टली डाटा को रीड कर सकते हैं, इसके दरमियान कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ऑल गुड? यहां तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर के अंदर डाटा को सेव करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकेगा। जितना डायरेक्ट डाटा रीड करना है ना, इतना आसान डाटा सेव करना नहीं है स्टोर में, क्योंकि फ्लक्स का आर्किटेक्चर कहता है रिएक्ट कंपोनेंट कैन नॉट सेव और मतलब कैन नॉट एडिट और राइट डाटा डायरेक्टली इनटू द स्टोर। क्या बात समझ में आई? कि फ्लक्स का आर्किटेक्चर ये कहता है कि रिएक्ट का कंपोनेंट स्टोर के अंदर डायरेक्टली डाटा राइट नहीं कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी किसी के पास होनी चाहिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? टू अरेंज दी स्लाइसिस। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक बहुत बड़े स्टोर में डाटा सेव करना है या रखना है, तो यू आर, और आप कभी उस स्टोर में कभी पहले गए भी नहीं, तो क्या आप राइट पर्सन हैं वो काम करने के लिए? नहीं, क्योंकि आप गलती करके आएंगे, कहीं और गलत डाटा सेव कराएंगे, और चांसेस हैं कि जब वो डाटा आप गलत सेव कर देंगे तो फिर रीड करने में मसला आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं रिएक्ट का कंपोनेंट डायरेक्टली डाटा स्टोर के अंदर सेव नहीं कर सकता है। स्टोर के अंदर डायरेक्टली डाटा सेव नहीं कर सकता। इसके दरमियान एक मिडल में चीज़ आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, एक चीज़ आएगी, और उसको हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोर कीपर माइट भी, और उसको हम एक्शन बोलेंगे, एक्शन क्रिएटर। क्या बोलते हैं उसको? एक्शन क्रिएटर। रिएक्ट का कंपोनेंट डाटा राइट करने के लिए डायरेक्टली खुद नहीं कर सकता है, उसके दरमियान उसको स्टोर कीपर को ही डाटा देना पड़ेगा, मतलब एक्शन क्रिएटर को डाटा देना पड़ेगा। और एक्शन क्रिएटर का काम क्या है? जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट द डाटा बिटवीन स्टोर एंड रिएक्ट कंपोनेंट फॉर राइटिंग द डाटा, क्योंकि रीड तो डायरेक्टली हो रहा है, उसके लिए तो इशू नहीं है। अगर किसी कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा रीड करना हो तो क्या चाहिए उसको? यूज सिलेक्टर, और उसके अंदर किस स्लाइस में से लेना है और कौन सी की एक्सेस करनी है, दैट्स ऑल। लेकिन राइट करना इतना सिंपल नहीं है। राइट करने के लिए रिएक्ट के कंपोनेंट ने क्या कॉल करना है? क्या कॉल करना है? रिएक्ट के कंपोनेंट ने कॉल करना है या डिस्पैच करना है एक्शन। क्या करना है? डिस्पैच। क्या होगा? डिस्पैच का मीनिंग क्या होता है? डिस्पैच का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है डिस्पैच का? किसी चीज़ को डिस्पैच करना, वो कहते हैं ना मेरा पार्सल डिस्पैच कर देना, इसका मतलब क्या होता है? पहुंचा देना, आगे देना। तो रिएक्ट का कंपोनेंट डिस्पैच करेगा एक्शन, और वो डाटा फिर कहाँ पे चला जाएगा डिस्पैच होके? मतलब डिस्पैच
करेगा डाटा किसको, एक्शन को, और एक्शन वो डाटा फिर क्या करेगा, किसको देगा, एक्शन जिसको वो डाटा देगा, डेट इज कॉल्ड स्लाइस मैनेजर, डेट इज कॉल्ड स्लाइस मैनेजर। वो क्या किसको डाटा दे देगा, स्लाइस मैनेजर को डाटा, और दूसरी ज़ुबान में इसको पेलोड भी बोलते हैं। पेलोड क्या होता है, डाटा होता है समथिंग जो कैरी करता है चीज़ इंसान साथ, दैट इज कॉल्ड पेलोड। वो सुना था ना कि हम पेलोड अगर आगे चले गए, तो पेलोड क्या होता है कि वो कोई चीज़ को, जो हेलीकॉप्टर या कोई जहाज़ या कोई चीज़ कैरी करती है, उसको साथ में कोई वज़न कैसे कैरी करती है, कोई चीज़ कैरी करती है, डेट इज़ कॉल्ड पेलोड। डाटा या पेलोड ये किसको देगा, स्लाइस मैनेजर को। स्लाइस मैनेजर स्लाइस के अंदर तरतीब करके उस डाटा को रखेगा, और तरतीब करके रखने के बाद डाटा फिर किस में स्टोर हो जाएगा, किस में सेव हो जाएगा, स्टोर के अंदर। क्या समझ में आया कि रिएक्ट का कंपोनेंट अगर स्टोर से डाटा रीड करना हो तो कोई भी प्रॉब्लम है, फिर तो इजी प्रोसेस है, आसानी से डाटा रीड हो जाता है। कैसे होता है, यूज सिलेक्टर यूज़ करना है, उसमें से सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, स्टोर में से किस स्लाइस में से कौन सी की चाहिए। और अगर आपने स्टोर में डाटा राइट करना है किसी भी पेज या कंपोनेंट ने, तो वो डायरेक्टली हैपन नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको, रिएक्ट को पहले एक्शन क्रिएटर से यानी कि एक्शन को डाटा देना पड़ेगा, एक्शन भी डाटा किसको देगा, स्लाइस मैनेजर को। स्लाइस मैनेजर उसको तरतीब करके अरेंज करके जिधर उसने रखना है वहाँ पे रख देगा, फिर वो डाटा एट द एंड कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्टोर में। और इस स्लाइस मैनेजर को हम, इसका एक स्पेशल नाम है, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसर, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। रिड्यूसर किस चीज़ को कहते हैं, स्लाइस मैनेजर को क्या कहते हैं, रिड्यूसर। ऑल गुड। समझ नहीं आ रही, कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर नहीं वो कुछ और चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डिफरेंट चीज़ है, उसका भी मिलता जुलता स्टोर से काम है, लेकिन स्टोर इज़ दी रिडक्ट स्टोर इज़ दी मोर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डाटा सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अभी पूरा फ्लो आपको समझ आ गया। अब हम एक और इसी एग्जांपल लेते हैं कि अगर रिएक्ट के कंपोनेंट बी ने स्टोर से डाटा रीड करना है, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसने यूज सिलेक्टर का फंक्शन कॉल करके स्टोर में से डाटा सेलेक्ट करना है, किस स्लाइस में से क्या डाटा उसको चाहिए। ऑल गुड। और अगर किसी कंपोनेंट सी ने स्टोर में डाटा राइट करना है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा, वो एक्शन क्रिएटर को डाटा देगा, और एक्शन फिर डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि एक्शन का काम क्या है, ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। इसका काम क्या है कि रिएक्ट के कंपोनेंट से डाटा को रिसीव करना और उसको डाटा किसको दे देना, स्लाइस मैनेजर को यानी रिड्यूसर को। और रिड्यूसर ने वो डाटा फिर क्या करना है, अरेंज करके स्टोर में सेव कर देना। और रिएक्ट का कंपोनेंट एक्शन को डाटा कैसे देता है, डिस्पैच करके। रिएक्ट का कंपोनेंट एक्शन को क्या करता है, डिस्पैच करता है। एक्शन को क्या करता है, डिस्पैच करता है, डाटा डिस्पैच करता है ना, देता है उसको, फिर एक्शन फिर आगे डाटा देता है। सही है।
अच्छा, सम टाइम रिएक्ट के कंपोनेंट के पास डाटा नहीं होता। समझो डाटा पड़ा है इंटरनेट पे, डाटा कहाँ पड़ा है? इंटरनेट के ऊपर। अब रिएक्ट के कंपोनेंट के पास डाटा नहीं है, इंटरनेट पे पड़ा है, लेकिन रिएक्ट के कंपोनेंट की ख्वाहिश भी है कि जो इंटरनेट पे डाटा पड़ा है वो स्टोर में पड़ा होना चाहिए। अब क्या होगा? एपीआई तो कॉल होगी, कब होगी और कहाँ से होगी? देखो, एक्शन का काम है स्लाइस मैनेजर को डाटा देना। अब डाटा अगर रिएक्ट कंपोनेंट ने दिया है तो वो ही दे देगा, अगर नहीं दिया फिर क्या करेगा? फिर वो पहले एपीआई कॉल करेगा, यानी कि इंटरनेट से वो डाटा क्या करेगा? एक्शन क्रिएटर, ये इंटरनेट है समझो हमारे पास, नहीं कंपोनेंट नहीं करेगा, इंटरनेट एपीआई। ये एक्शन क्या करेगा? अगर रिएक्ट के कंपोनेंट ने डाटा नहीं दिया, खाली एक्शन कॉल किया है, अब एक्शन पहले क्या करेगा? एपीआई को कॉल करेगा, इंटरनेट से डाटा को लेगा। अब इंटरनेट से जो डाटा आएगा वो किसके पास आएगा? एक्शन के पास। अब एक्शन ने वो डाटा किसको देना है? रिड्यूसर को, स्लाइस मैनेजर को, और उसने डाटा किधर रखना था? स्टोर में। अब जब डाटा स्टोर, अब इंटरनेट से डाटा कहाँ स्टोर में कैसे आया? रिएक्ट के कंपोनेंट ने एक्शन को डिस्पैच किया और उसको बोला मेरे पास डाटा नहीं है, तुमने फलां इंटरनेट से डाउनलोड करना है। वो फलां इंटरनेट से डाउनलोड कौन करेगा? एक्शन। एक्शन डाटा लेके किसको दे देगा? स्लाइस मैनेजर रिड्यूसर को, और स्लाइस मैनेजर रिड्यूसर किस में डाटा स्टोर कर देगा? स्टोर में। अब ऐसे ही है जैसे एक्शन का काम है मजदूर जैसा और स्लाइस मैनेजर का काम है मिस्त्री जैसा। तो वो क्या करता है? मजदूर क्या करता है? सीमेंट, चीज़ें, ईंटें उठाता है और लाके क्या करता है? खुद नहीं लगाता, किसको देता है? मिस्त्री को देता है, स्लाइस मैनेजर को देता है, रिड्यूसर को देता है। वो उसको क्या करता है? अरेंज करता है, और अरेंज करके उसको अपनी जगहों पे जहाँ जहाँ उसने लगना है वहाँ स्टोर कर देता है। अब अगर मजदूर के वो कहता है जी ईंटें लेके आओ, उसके पास है ही नहीं। कोई बंदा ऑर्डर करता है जी ईंटें ला के मिस्त्री को दो, उसके पास है ही नहीं ईंटें, वहाँ पड़ी नहीं, फिर क्या करेगा? वो शॉप से लेने चला जाएगा, शॉप से लाएगा और फिर ला के किसको दे देगा? इन केस अगर उसके पास ऑलरेडी नहीं है। सही बात बन रही है ना? अगर पड़ी हैं, अगर तो जिसने ऑर्डर किया जी ईंटें पकड़ाओ उसको, अगर तो ईंटें हैं, जिसने ऑर्डर किया उसने ईंटें भी साथ दी हैं, यानी कि रिएक्ट का कंपोनेंट ही ऑर्डर कर रहा है ना। अगर ईंटें उसने साथ दी हैं तो वो आगे पकड़ा देगा, अगर वो नहीं है तो वो कहेगा जहाँ से मर्जी ला के दो। अब वो खुद ही जाके स्टोर से लाएगा और ला के फिर उसको देगा। समझ आ गई? अब थ्योरेटिकली अभी अगर समझ ना आई हो, यूज सेलेक्टर का क्या काम है? डाटा को सेलेक्ट करके कंपोनेंट को देना, रीड करना। डिस्पैच का क्या काम है? डाटा पहुंचाना एक्शन क्रिएटर को। क्या खाली डिस्पैच हो सकता है विदाउट डाटा? हो सकता है ना, बोला तो है अभी। डाटा नहीं है तो डिस्पैच हो सकता है, एक्शन स्टिल डिस्पैच हो सकता है अगर डाटा, उस केस में डाटा फिर कहाँ से आएगा? इंटरनेट से। अच्छा, अब इंटरनेट से डाटा का पेलोड किसको जाएगा? रिड्यूसर को, स्लाइस मैनेजर को। स्लाइस मैनेजर या रिड्यूसर क्या काम करता है? डाटा स्टोर में सेव करता है, अरेंज करता है। ऑल गुड? अब मुझे आप लोग बताएं कि हमें स्टोर कितने क्रिएट करने हैं? एक एप्लीकेशन में कितनी स्लाइसेस क्रिएट करनी है? डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन साइज। कितने एक्शंस क्रिएट करने हैं? जितनी स्लाइसेस हैं उनको अपग्रेड करने के लिए पता नहीं हज़ारों ही एक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे।
देखो स्लाइसिस कौन सी एक है, एक ही एक्शन सारे स्लाइसिस को तो नहीं अपडेट कर सकता ना, हर एक के लिए लहदा स्लाइस, हर स्लाइस मैनेजर का मजदूर लहदा होता है ना, यानी कि हर मिस्त्री का मजदूर लहदा होता है, एक ही मजदूर किस किस को डाटा देगा ना, मुश्किल हो जाएगा, फिर वो फारग खड़ा रहेगा, उसके पास टाइम ज़ाया होगा उसका। तो एक से ज़्यादा मजदूर होंगे तो एक से ज़्यादा मिस्त्री काम कर सकते हैं। स्लाइस मैनेजर भी जितनी स्लाइसेस होंगी उतने ही होंगे टेक्निकली। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ये वो कंसेप्ट है जो कभी किसी को रिएक्ट में समझ ही नहीं आया, और मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को कैसे आ गया। अभी पता लग जाएगा जब मैं कोड करूँगा ना, फिर कुछ समझ नहीं आएगा ये कहाँ से क्या डाटा, कौन स्लाइस मैनेजर, कौन मिस्त्री, कौन मजदूर, सब फिर दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोशिश ये है कि देखो जितना सिंपल हो के समझ आ सके उतना बेहतर है। फ़न क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट माइंड में बैठ जाए। देखो थ्योरेटिकली जब तक बात रटा नहीं लगेगी, बात समझ नहीं आएगी, तो कोड तो कभी सोच भी नहीं सकते समझ आएगा, कोड नहीं समझ आ सकता। अभी थ्योरेटिकली समझे, इसमें कोई मसला है। स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन होगी सिर्फ वन टाइम, स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम होगी, लेकिन स्लाइसिस हम सबसे पहले जब ऐप बनाते हैं तो एक दफ़ा स्टोर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एक दफ़ा स्टोर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन स्लाइसिस हम रन टाइम पे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, स्लाइसिस बनते जाते हैं, एक्शंस बनते जाते हैं, यूज सेलेक्टर लगते जाते हैं, लेकिन स्टोर एक दफ़ा कॉन्फ़िगर हो जाता है, एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है। सही है। अब हम थोड़ी सी लाइब्रेरी भी अंडरस्टैंड कर लें। ये एक्शन क्रिएट करना, रिड्यूसर क्रिएट करना, स्टोर क्रिएट करना, एक लाइब्रेरी है रिडक्स, उसका काम है। किसका काम है? रिडक्स लाइब्रेरी का। रिडक्स लाइब्रेरी का क्या काम है? ये वाला, ये तीनों काम कौन करते हैं? रिडक्स की लाइब्रेरी। अच्छा, रिडक्स की लाइब्रेरी रिएक्ट के साथ बातें नहीं कर सकती। रिडक्स की लाइब्रेरी स्टोर बना सकती है, स्लाइस मैनेजर बना सकती है, एक्शन बना सकती है, लेकिन रिडक्स की लाइब्रेरी रिएक्ट के साथ हम दो ही काम कर रहे हैं। कौन कौन से? रिएक्ट से दो तीर निकल रहे हैं यार, देखोगे तो समझ आएगी ना। कितने तीर हैं? दो। कौन कौन से हैं? यूज सेलेक्टर और डिस्पैच। ये दो काम है, ये दोनों रिडक्स की लाइब्रेरी नहीं करेगी। कौन सी लाइब्रेरी करेगी? जो रिएक्ट और रिडक्स को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट रिडक्स। यानी कि यूज सेलेक्टर मुझे कहां से मिलेगा? रिएक्ट रिडक्स से। डिस्पैच कहां से मिलेगा? रिएक्ट रिडक्स से। स्टोर क्रिएट करने का फंक्शन कहां से मिलेगा? रिडक्स से। स्लाइस मैनेजर क्रिएट करने का फंक्शन कहां से मिलेगा? एक्शन क्रिएट करने का कहां से मिलेगा? रिडक्स। मुश्किल है कोई? तो कितनी लाइब्रेरीज होगी? दो। क्योंकि रिडक्स एक जेनेरिक सिंटैक्स है, एक जेनेरिक कंसेप्ट है। वो एंगुलर के साथ भी चलता है, वो Vue.js के साथ भी चलता है, वो हर लाइब्रेरी के साथ चलता है। इसलिए उन्होंने रिडक्स के अंदर ही ये कोड रिएक्ट वाला में शामिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने रिएक्ट रिडक्स लहदा बनाई। एंगुलर की एंगुलर रिडक्स है, Vue की Vue रिडक्स है, लेकिन रिडक्स सब के अंदर है। तो स्टोर क्रिएट करना, एक्शन क्रिएट करना, स्लाइस मैनेजर क्रिएट करना, ये सारे काम है रिडक्स लाइब्रेरी के। रिएक्ट के साथ जो बातें हो रही हैं वो दो ही हो रही हैं, या डाटा देने के लिए एक्शन को डिस्पैच होता है, या फिर डाटा रीड करने के लिए यूज सेलेक्टर। ये दो काम कौन कर रहा है? रिएक्ट रिडक्स। हाँ, वो रिएक्ट रिडक्स से जोड़ना। अच्छा, अब एक और बात है, स्टोर कंपोनेंट से जुड़ता कैसे? यूज सेलेक्ट तो रीड करता है ना, स्टोर कंपोनेंट से जुड़ता कैसे है? इसके लिए भी एक हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडर कंपोनेंट। और ये प्रोवाइडर कंपोनेंट भी फिर मुझे कौन देगा? रिएक्ट रिडक्स। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि रिएक्ट का मिलाना है, स्टोर को रिएक्ट के साथ जोड़ना है, तो ये प्रोवाइडर का कंपोनेंट होता है। ये प्रोवाइडर का कंपोनेंट भी मुझे कौन देता है? रिएक्ट रिडक्स।
और प्रोवाइडर को डेफिनेटली क्या चाहिए होगा, स्टोर। क्या चाहिए होगा, स्टोर चाहिए होगा ना इसको, क्योंकि इसने क्या प्रोवाइड करना है, स्टोर। ये रिडक्स से स्टोर लेता है प्रोवाइडर, और रिएक्ट को अब प्रोवाइडर मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, एक रूट लेवल पे कहीं पे। प्रोवाइडर का काम है पूरी एप्लीकेशन को स्टोर की एक्सेस दे दो। अब उसके बाद जिधर प्रोवाइडर लग गया उसके अंदर हर जितने भी नेस्टेड चाइल्ड आएंगे सब वहाँ से स्टोर से डाटा रीड कर सकते हैं यूज़ सिलेक्टर के साथ। अगर आपने प्रोवाइडर यूज़ नहीं किया तो यूज़ सिलेक्टर नहीं चलेगा। तो प्रोवाइडर को पूरा स्टोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो ना, स्टोर प्रोवाइड नहीं होगा, स्टोर की एक्सेस नहीं होगी तो यूज़ सिलेक्टर भी कहाँ से डाटा सिलेक्ट करेगा, मतलब वो उसको प्रोवाइड करेंगे कोई तो फिर ही वो आगे से सिलेक्ट कर सकते हैं ना चीज़ें। सही है। हाँ, डिस्पैच और यूज सिलेक्टर चूंकि हमने रूट लेवल पे लगा देना है। सबसे ऊपर तो क्या चलती है हमारी, लेआउट डॉट रूट लेआउट, उसमें हमने एक दफ़ा प्रोवाइडर लगा देना है, फिर नीचे जितने भी पेजेस कंपोनेंट सब उसके अंदर ही आते हैं ना, तो वो चलते रहेंगे। सही है। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट में मुश्किल पेश आ रही हो, अब मैंने आलमोस्ट वो सारी टर्मिनोलॉजी इधर लिख दी हैं जो कोड में यूज़ होनी है। प्रोवाइडर, यूज सिलेक्टर, डिस्पैच, स्लाइस, एक्शन, स्टोर, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बन जाए। अब हम इसको कोड भी करेंगे, अभी डेफिनेटली कोड करेंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज़ तो नहीं चलेगा ना। सही है। हाँ जी, टूल किट रिडक्स एक ही बात है। अभी हम क्या कह रहे हैं, वो अभी देख लेंगे क्या करना है। अभी इतना कंसेप्ट ओके है सबको।